नमस्कार, पुणे से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करते हैं जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में हुए दिल दहला देने वाली वारदात के साथ। दरअसल यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात आरपीएफ सिपाही चेतन कुमार ने अपने ही साथी एएसआई टीकाराम सहित कुल 4 लोगों को गोली मार दी। इन चारों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए। जयपुर से मुंबई आ रही एक्सप्रेस में वापी स्टेशन के बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही ने पहले बोगी नंबर B5 में, फिर पैंट्री और फिर S6 में कुल 12 राउंड फायरिंग कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पे फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। ये जो आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं ये वही मुंबई जयपुर रेलवे ट्रेन है और ये जो B5 बोगी है वो यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो जहाँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, तो वहीं अब जांच के लिए जो अधिकारी हैं वो इस ट्रेन को आगे ले जा रहे हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन 12 साल से अधिक समय से सेवा में है। अनुकंपा के आधार पर 2009 में भर्ती हुआ था और वर्तमान में लोअर परेल वर्कशॉप में कार्यरत था। वारदात के समय चेतन के साथ 3 और आरपीएफ के जवान थे। कांस्टेबल चेतन सिंह जो कि लोअर परेल वर्कशॉप में पोस्टेड हैं, जिनकी इसमें स्पॉटिंग की ड्यूटी थी, उन्होंने ये फायरिंग की है। उस ट्रेन में टोटल उनके स्पॉटिंग पार्टी में 4 लोग थे। उन्होंने ट्रेन में बोर्डिंग की थी, सूरत से बोर्ड किया था ट्रेन को। मरने वालों में आरपीएफ के एएसआई टीकाराम राजस्थान में सवाई माधोपुर के रहने वाले थे और साल 2025 में रिटायर होने वाले थे। सुबह हमारे पास 5 बजे फोन आया था कि कुछ ऐसे करके हो गया, आपके पास कोई खबर नहीं? कि अभी तक कोई खबर नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने फेसबुक चलाई तो हमको फेसबुक पे पता चला भाई ऐसे ऐसी दुर्घटना हो गई। नौकरी करते हुए लगभग उनको 2-3 साल ही रिटायरमेंट में करते हैं लगभग। अच्छा। एएसआई की 2025 में रिटायरमेंट। 2025 में रिटायरमेंट। 2025 में रिटायरमेंट है सर। चेतन ने टीकाराम के साथ रेल में यात्रा कर रहे 3 और यात्रियों पर गोली चलाई थी। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। उनमें से एक 50 साल के कादर भानपुरा वाला नाला सुपारा के रहने वाले थे और 2 महीने बाद ही अपने बेटों के पास दुबई जाने वाले थे। अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे, उनको दुबई भी जाना था, वो दुबई का कैंसिल करके और यहाँ आ चले गए। देखिए अभी क्या हो रहा है। हमारा अशरा था मुहर्रम का। मुहर्रम 10 दिन हम लोग मातम करते हैं, हुसैन का गम मनाते हैं, तो उसके लिए वो उनके गाँव में गए थे। वारदात की खबर मिलते ही मुंबई जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिसवे ने खुद बोरीवली जीआरपी में आरोपी चेतन से घंटों पूछताछ की, लेकिन एक सिपाही ने बोगी में खूनी वारदात को अंजाम क्यों दिया, इस पर जांच अभी बाकी है कहकर बोलने से बचते रहे। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी सिपाही चेतन को मेंटली डिस्टर्ब बताया है। रेल में हुई वारदात के वायरल फोटो और वीडियो से भी साफ है कि इस तरह की वारदात को कोई मानसिक बीमार शख्स ही अंजाम दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन मेंटली रूप से डिस्टर्ब किस्म का आदमी था तो उसे भरी बंदूक के साथ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई? राजस्थान से हर्षा कुमारी के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा के नूह में वीएचपी के भगवा यात्रा निकाले जाने के दौरान हुए दंगों में कई गाड़ियां जली हैं और जमकर तोड़फोड़ हुई है। नूह में कई जगह गोलियां चलने की खबर है। बिगड़ी कानून व्यवस्था पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र से मदद मांगी गई है।
हरियाणा के नूंह और सोहना इलाके में अब भी तनाव जारी है और वहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। दरअसल आज सुबह कुछ हिंदू संगठनों द्वारा, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हैं, उनके द्वारा नूंह से एक शोभा यात्रा निकलनी थी जिसका नाम जलाभिषेक यात्रा दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये यात्रा नूंह के एक मंदिर से निकली और 500 मीटर आगे बढ़ी, आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा कर रहे लोगों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों से की तरफ से पथराव हुआ, आगजनी हुई और लगातार कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नूंह के अलावा सोहना में भी हिंसा हुई है और वहां पर भी कुछ गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी हैं। एक मंदिर है नूंह में, वहां करीब 2500 लोग फंसे हुए हैं और आसपास मंदिर के आसपास से कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन लोग जो है वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों को निकालने के लिए जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उनकी 3 कंपनियां हेलीकॉप्टर के द्वारा जो हरियाणा सरकार है वो भेज रही है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात की है और 3 कंपनियां वहां पर भेजी जा रही हैं। नूंह और सोहना में कई इलाकों में फायरिंग हुई है और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई लोग इसमें घायल हैं और लगातार जो हिंसा का दौर है वो जारी है। हरियाणा सरकार ने उस पूरे इलाके में सेक्शन 144 लगा दिया है, यानी वहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अफवाह न फैलें, इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अभी जो नूंह के आसपास जिलों की फोर्स है, पुलिस बल है, उसको नूंह इलाके में भेजा गया है। करीब 1000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी वहां पर भेजे जा रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी वहां पर तनावपूर्ण हैं और बड़ी संख्या में इसमें लोग घायल हुए हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हैं और अलग अलग जगहों से फायरिंग की जानकारी मिल रही है कि लोग फायरिंग कर रहे हैं वहां पर, ये भी जानकारी मिल रही है। तो हरियाणा सरकार की पूरे हालात पर नजर है। हरियाणा सरकार ने अपील की है कि लोग शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर तैनात हैं। फिलहाल सोहना रोड बंद है क्योंकि वहां पर कई जगहों पर लोगों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया है, तो पुलिस फोर्स जो है वो नूंह के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा है और वहां पर लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए अब अर्धसैनिक बलों के जवान एयर ड्रॉप के जरिए वहां पर भेजे जा रहे हैं। मणिपुर में हैवानियत की शिकार हुई दोनों पीड़ित महिलाओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। 4 मई को हुए इस यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर जो एफआईआर है, उसे लेकर ये महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ दी गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो के अलावा भी कई घटनाएं हुई हैं, बाकी महिलाओं से हुए अपराध में क्या हुआ। सीजीआई ने कहा कि सरकार बताए कि उसने अब तक क्या किया। वहीं इस मामले में केंद्र ने कहा कि कई मामलों को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हिंसा मामले में सुनवाई राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। मणिपुर में पिछले काफी समय से जारी हिंसा के चलते ऐसे कई परिवार हैं जो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, दिल्ली भी आ रहे हैं और दिल्ली के स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला भी करवा रहे हैं। मणिपुर से आ रहे इन बच्चों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि इनके दाखिले के समय इनके दस्तावेज की रियायत उन परिवारों को दी जाए। शरद शर्मा की इस खास रिपोर्ट को देखिए। दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका गांव में दिल्ली सरकार का स्कूल मणिपुर की हिंसा और तनाव का असर महसूस कर रहा है। अकेले इस स्कूल में अब तक 21 ऐसे बच्चे दाखिला ले चुके हैं जिनको मणिपुर के मौजूदा हालात की वजह से अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली के स्कूल न्यूनतम दस्तावेज के आधार पर ही इन्हें दाखिला दे रहे हैं। जेनी अपने बेटे के साथ मणिपुर के चुराचांदपुर के लमका गांव में रहती थी, लेकिन वहां रहने लायक हालात नहीं रहे, इसलिए बेटे को लेकर दिल्ली आ गई। बताती हैं
कि कोई दस्तावेज अपने साथ नहीं ला पाई, लेकिन स्कूल ने केवल आधार कार्ड पर बेटे को दाखिला दे दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम लेके भी नहीं आए। हमारा पास नहीं है। तो हमारा कुछ लोग की मदद की वजह से स्कूल पे यहाँ पे एडमिशन हुआ। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे फिर भी स्कूल ने एडमिशन कर लिया, आप ही कह रही हैं? हाँ, आधार कार्ड तो है, वही लेके आए, वही से हुआ। अच्छा, बस आधार कार्ड के आधार पर बच्चे का एडमिशन हो गया? हाँ जी। बट हिंदी जेनी का बेटा छठी में पढ़ता है, फिलहाल यहाँ आकर खुश है। ये सर्वोदय स्कूल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं। तो अपने फ्रेंड्स आपके वहाँ ज़्यादा थे या यहाँ ज़्यादा हो गए? यहाँ ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए आपके? अच्छा, वहाँ उतने फ्रेंड्स नहीं थे? हाँ। अच्छा, वहाँ 5-6, यहाँ पे 20-30। अच्छा, इतने फ्रेंड्स बना लिया आपने? अरे वाह। डिम सेंग मोई पिछले 8-10 साल से दिल्ली में ही रह रही हैं। चूराचांदपुर में रहने वाले इनके भाई ने वहां हालात खराब होने पर अपने बेटे थेंग स्वांगडिंग को दिल्ली पढ़ने भेजा है। आपको पता ही है, क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पे स्कूल सब बंद हो रहे हैं। तो स्कूल को मतलब इसका स्कूल कंटिन्यू रहे, इसीलिए पेरेंट्स को छोड़ के ब्रदर ने इधर मेरे पास इनको भेज दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ एडमिशन किस तरह से हुआ? क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे थे आपके नेफ्यू के पास में? नहीं, क्योंकि स्कूल तो ये सब बंद हो गया था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बस जिनके पास आधार कार्ड है तो स्कूल वाले ने अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा कर लिया। मतलब उन्होंने बिना कुछ ये पेपर्स वगैरह इन्होंने बस एडमिट करा दिया है हमारे आधार कार्ड देख के। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि हिंसा पीड़ित मणिपुर से आ रहे छात्रों को दाखिला देते वक्त कागजातों को लेकर बेहद नरमी बरतें और छात्रों की मदद करें। क्योंकि मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जल्दीबाजी में अपने घरों से निकल कर आ गए हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जैसे किसी के पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स नहीं हैं या मार्कशीट्स नहीं हैं, तो वी हैव डायरेक्शंस कि हम इनके बिना भी आधार कार्ड के बेस पर इनके एडमिशन्स को प्रोसेस करें और जितनी जल्दी हो सके इनको स्कूल लेकर आएँ। दिल्ली में मणिपुर के ऐसे 138 छात्रों को अभी तक दाखिला दिया जा चुका है, जबकि 290 छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। लिखित में कुछ भी आदेश हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों से कहा है कि मणिपुर के बच्चों को दाखिला देते समय मानवीय दृष्टिकोण को तवज्जो दें, दस्तावेज को नहीं। क्योंकि अगर प्राथमिकता मानवता हो जाएगी तो मदद तो खुद ब खुद हो ही जाएगी और हो भी रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी की डिप्टी डायरेक्टर ने ग्रेटर नोएडा में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप यह है कि ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में जो शराब की बोतलें हैं उस पर नकली होलोग्राम छापे जा रहे थे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुकेश सिंह सेंगर की इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर ने ग्रेटर नोएडा के कासना स्थित इस कंपनी की डायरेक्टर विधु गुप्ता, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के कमिश्नर निरंजन दास, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, IAS अनिल टोटेजा और अनवर देहर के खिलाफ कासना थाने में धोखाधड़ी और साजिश के तहत केस दर्ज कराया है। इस कंपनी में जो होलोग्राम छापे जा रहे थे वो नकली हैं और ये होलोग्राम छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों में लगाए जा रहे थे और हर एक होलोग्राम पर जो वहाँ अधिकारी हैं वो 8 पैसे ले रहे थे। ईडी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच के दौरान पता चला कि सिंडिकेट की मिलीभगत से ग्रेटर नोएडा स्थित कंपनी में असली और डुप्ली दोनों होलोग्राम बनाए गए। कंपनी को होलोग्राम बनाने का टेंडर अवैध तरीके से दिया गया। हर होलोग्राम में 8 पैसा कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाकर बड़े पैमाने पर देश में बनी शराब बेची गई। शराब की बोतलों पर लगा होलोग्राम उसके सुरक्षित और सही होने का सबूत होता है। 5 साल में 80 करोड़ होलोग्राम छापने का अनुबंध था। इस तरह राज्य सरकार को करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो भी लोग भ्रष्टाचार में, सिंडिकेट में शामिल हैं, जिन्होंने शराब घोटाले को अंजाम दिया है,
वो किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घोटाले में शामिल रहे हों, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जांच एजेंसियां इस दिशा में काम कर रही हैं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे नकली होलोग्राम लगा के शराब कंपनियों से शराब निकाल के राज्य सरकार की दुकानों से बेचा गया, दूसरी तरफ आप उन सारे जो शराब के डिस्लर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये नकली होलोग्राम बना है तो होलोग्राम कहाँ लगाया गया? डिस्लर के डिस्लरी में लगाया गया। तो असली दोषी कौन है? जो डिस्लरी में तैनात अधिकारी थे और डिस्लर, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। होलोग्राम नोएडा के कारखाने में छापकर सड़क के रास्ते छत्तीसगढ़ ले जाए जाते थे। ईडी ने जांच के दौरान नोएडा की इस कंपनी से 2021 में नकली होलोग्राम जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में माना कि नकली होलोग्राम छापकर वो इस गोरख धंधे में लगे थे। अब इस पूरे मामले की जांच जो यूपी पुलिस की एसटीएफ है वो कर रही है। जो ये केस दर्ज हुआ है वो केस अब एसटीएफ को ट्रांसफर हो गया है और वही अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी दोनों ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर मंत्रियों और विधायकों के बीच में ठन गई है। आपसी टकराव को दूर करने के लिए इन सभी को दिल्ली दरबार में 2 अगस्त के लिए तलब किया गया है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो मॉनसून सत्र खत्म होने के बावजूद ना ही विधायक दल का नेता वो चुन पाए हैं और ना ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति बन पाई है। कांग्रेस विधायक नाराज हैं, कह रहे हैं कि मंत्री अपनी ही पार्टी के विधायकों की नहीं सुन रहे। गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बेनतीजा रही। ऐसे में अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों और वरिष्ठ विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से ये सभी रूबरू होंगे। आपस में हम लोगों के बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए हम स्ट्रैटेजी तय करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लोकसभा के लिए बहुत से काम करने हैं। बैठक में विधायक विकास फंड की मांग करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया कि 5 चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद ही विकास फंड का नंबर आएगा। कांग्रेस में घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ 66 सीटों पर सिमटी बीजेपी भी विधायक दल का नेता अब तक नहीं चुन पाई। बजट सेशन के दौरान जब बीजेपी के 10 विधायकों को सदन से सस्पेंड किया गया, तब भी सदन में विधायक दल का नेता न होने की वजह से बीजेपी अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाई, तो विरोध प्रदर्शन सदन के बाहर तक ही सिमट कर रह गया। बीएस येडियुरप्पा का ये बयान 4 जुलाई का है, यानी बजट सेशन शुरू होने के एक दिन बाद का, जिसमें उन्होंने भरोसा जताया था कि विपक्ष का नेता जल्द ही चुन लिया जाएगा। हमारे नेता बेंगलुरु आ रहे हैं, सभी विधायकों से सलाह मशविरा करेंगे विपक्ष के नेता का नाम तय करने के लिए, क्योंकि सभी नेताओं से सलाह मशविरा करना है, इसलिए टाइम लग रहा है। न तो अब तक विपक्ष का नेता चुना जा सका है, न ही बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकी है। वजह गुटबाजी। कोशिश चल रही है बसवराज बोम्मई को विपक्ष का नेता बनाने की और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीटी रवि या शोभा करंदलाजे को लाने की। अब दोनों ही मामलों का निपटारा दिल्ली दरबार में होगा। कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों की दिल्ली में होने वाली बैठक की तारीख तय हो चुकी है। देखना है कि बीजेपी कब अपने विधायकों को दिल्ली तलब करती है, ताकि विधायक दल के नेता के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय किया जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर शो में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संजय मंडल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।